हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम हियर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। और जैसा कि हमने कल वीडियो देखी थी, मतलब वीडियो कराई थी, तो उसका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी लोगों को वो अच्छी लगी है और व्यूज़ भी काफ़ी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हों, जो आपका अपना सर्कल हो, आपका पढ़ने वाला जो सर्कल हो, उसमें आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और आपका जो भी क्वेरी है, लाइक अगर कोई क्वेरी बनती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, अकाउंट्स हो, टैक्स हो, कॉस्ट हो, एफएम हो, किसी भी टॉपिक को लेके अगर कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है ना, नोट्स वगैरह को लेके कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। कांटेक्ट के लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करना है। ठीक है। टेलीग्राम है हमारा। वैसे मैंने इसमें लिंक दे दिया है। एक मिनट, क्या हो रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट। तो हमने जो है वो दे दिया है, इसमें लिंक दे रखा है वैसे तो शायद से इस पीडीएफ में। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और उसके लिए आपको हमें सर्च करना होगा टेलीग्राम पे, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8279435664। शुभम के नाम से होगा। ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे ही कीजिएगा और टेक्स्ट कीजिएगा, है ना। कॉल वगैरह मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल हो सकता है आपकी रिसीव ना हो, बहुत से तो मोस्टली रिसीव ही नहीं होगी। बट कोशिश करिएगा कि आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं फिर आपको इसमें ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है। फिर आप ये पीडीएफ्स वगैरह आप इनको को ले सकते हैं। ठीक है। साइन इन करने की बोल रहा है इसमें, आज लगे साइन इन नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। बट चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये है हमारा प्लेटफॉर्म गुप्तास क्लासेस। ठीक है जी, हमने थोड़ा सा न्यू लोगो बनाया है। ठीक है। आपको बताइएगा आप कमेंट करके कि कैसा चल रहा है सब कुछ, कल का वीडियोस कैसा लगा, कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, करिए, है ना। अच्छा लगा करे तो, और बुरा भी लगे तो भी आप कमेंट हमें बता सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके, और उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है। बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए तो मैं एक बार इसमें आवाज़ को चेक कर लूँ, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक आवाज़ नहीं आती है और वीडियो फिर बनती चली जाती है और फिर दिक्कत होती हैं। तो दिक्कतें ना हो इस बेसिस पे एक बार ये मैं चेक कर लेता हूँ। 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। कहाँ है, चलिए सब कुछ सही है। तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जैसा कि आपने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा लाइक कि हम पे कितने एक पेस्टल करके कीवर्ड पढ़ा होगा, है ना। पेस्टल आगे ही लगा लो या पीछे ही लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक कीवर्ड है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा लाइक कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग एनवायरनमेंट से बन के एक बिजनेस, हमारा पूरा बिजनेस का एनवायरनमेंट बनता है ना। तो इसको हम बोलते हैं पी से पॉलिटिकल। ठीक है। ई से हमारा हो जाता है इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एस से हमारा हो जाता है सोशल एनवायरनमेंट। टी से हमारा हो जाता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एल से हो जाता है लीगल एनवायरनमेंट। ई से हो जाता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये आपने ये कीवर्ड कहीं ना कहीं पढ़ा होगा पहले। तो इसके बेसिस पे हमारा जो पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो पूरा फॉर्म्ड होता है। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक से। चलें देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है कि अगर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो जी कौन से एनवायरनमेंट के अंडर आएगा? क्या ये लीगल एनवायरनमेंट होगा? क्या ये आपका सोशल एनवायरनमेंट होगा? क्या ये टेक्नोलॉजिकल होगा या ये पॉलिटिकल होगा? बताइए कैसा एनवायरनमेंट होगा? तो इसका नो डाउट इसका आंसर बन जाएगा आपका सोशल एनवायरनमेंट। किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा? सोशल एनवायरनमेंट होगा। सरल सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत जैसा कुछ इसमें लग सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि सोशल एनवायरनमेंट में हम कैसे कैसे देख सकते हैं। हम कह सकते हैं सोशल एनवायरनमेंट को हम रेफर कर सकते हैं इस तरीके से कि वी कैन रेफर सोशल एनवायरनमेंट जस्ट लाइक दैट कि इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी जो एक सोसाइटी से रिलेटेड है ना। आपकी सोसाइटी जो बिजनेस बिजनेस जो होता है वो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के अंडर ही रन करते हैं, उसको ऑपरेट जो करते हैं वो सोसाइटी के तहत ही ऑपरेट करते हैं, है ना। तो उसके अंदर सारी क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसके अंदर आ जाएंगे आपके सोसाइटी से रिलेटेड कस्टम्स आ जाएंगे, है ना। सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, है ना ट्रेडिशंस कस्टम्स, है ना। आपकी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है आपका, SOL स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर सोसाइटी में कोई इंसान रह रहा है ना, तो वो पुअर है अमीर है ना, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं इसमें सोसाइटी सोशल एनवायरनमेंट में। ठीक है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड टेस्ट प्रेफरेंस, तो ये सब चीज़ें से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई फ्रेम्ड होता है तो नो डाउट वहाँ पे जो आंसर बनेगा वो सोशल एनवायरनमेंट ही बनेगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। जी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि सोशल एनवायरनमेंट में किस किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सी ऐसा वो है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो बिजनेस एनवायरनमेंट की नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखिए, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है? नो डाउट कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपका काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है आपका एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड क्या बात होगी, एम्प्लॉयज़ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। तीसरा देखते हैं अनसर्टेनिटी, वी कॉन नॉट प्रिडिक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कभी पूरी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऑल्दो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ फोरकास्ट कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम आवर पास्ट परफॉर्मेंस हम कुछ ना कुछ चीज़ों को फोरकास्ट कर सकते हैं, बट पूरी तरीके से हम सर्टेनिटी नहीं रख सकते कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में यही होगा या नहीं होगा। तो इसमें ये वाला पॉइंट भी सही है, सर्टेनिटी वाला। रिलेटिविटी का मतलब ये हो गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा कहीं ना कहीं अदर फैक्टर से रिलेट करके चलता है, जो भी उसके जो बाकी के फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक बिजनेस का जो एनवायरनमेंट फ्रेम्ड होता है उससे कहीं ना कहीं वो रिलेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा, जो कहीं से भी कुछ भी नहीं लग रहा है, वो एम्प्लॉयज़ कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब वो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसे ही मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की बेस्ट इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो क्या बिजनेस एनवायरनमेंट हमको आइडेंटिफिकेशन देता है या बिजनेस एनवायरनमेंट हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? आइडेंटिफिकेशन का यहाँ मतलब ये है कि लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट हमको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें और अपने बिजनेस के हिसाब से हमें उसे फ्रूटफुली यूज़ करें, फ्रूटफुली यूज़ करें, मतलब अच्छे से अच्छा हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें जो हमारे बिजनेस के लिए लाभकारी हो, है ना। तो ये बन सकता है ये पॉइंट। दूसरा देखते हैं, इम्पोर्टेंस इन परफॉर्मेंस, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है? जी हाँ, करता है। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट में बात करें तो हम लेट सपोज बात करें टेक्नोलॉजिकली एनवायरनमेंट की। टेक्नोलॉजी में कभी कभी कुछ अपग्रेडेशन होते हैं, है ना। जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो हमको कभी कभी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें कोप अप करने में हेल्प करती हैं, है ना, प्रोडक्शन के टाइम पे, है ना।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, हमारी सर्विसेज में हेल्प करती हैं। तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं हेल्प करता है इम्प्रूवमेंट में, परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कोप अप विथ रैपिड चेंजेस, है ना। अब जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट कोई भी स्टेबल फैक्टर तो है नहीं, इट इज़ अ अनस्टेबल फैक्टर, है ना। इट, और हम कह सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक तरीके से डायनेमिक फैक्टर है। तो अब जब बिजनेस एनवायरनमेंट में जब चीज़ें फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें कोप अप करने में मदद करती हैं। कोप अप करना मतलब सामंजस्य बैठाना चीज़ों के साथ। तो इसमें नो डाउट इसके सारे ही पॉइंट सही हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका लिबरलाइजेशन। आपको पता है लिबरलाइजेशन क्या होता है ना। आपने पढ़ा होगा लिबरलाइजेशन के बारे में, एक आपने वो एलपीजी वाली पॉलिसी पढ़ी होगी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ी होगी आपने, है ना। अगर ये सब पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए लिबरलाइजेशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है लिबरलाइजेशन का यहाँ पे क्या मतलब हुआ। क्या लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना कंट्रोल जो चीज़ों पे कंट्रोल है और रिस्ट्रिक्शन है उनको हटाने में मदद करी। क्या ये है लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन के अंडर आएगा, क्या ये मतलब में आएगा। इंटीग्रेशन अमोंग इकोनॉमीज, मतलब इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि अलग अलग इकोनॉमीज को मिला देना। लाइक कि कहीं ना कहीं हम इसकी बात कर रहे हैं कि लाइक कि हम मान लो हम इंडिया से हैं, है ना, और हम कहीं किसी दूसरी कंट्री में अगर हम जाके अपना मतलब लाइक अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इकोनॉमीज को। ठीक है, अगला है आपका पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब क्या इसके तहत लिबरलाइजेशन के तहत ऐसा होता है कि क्या जो गवर्नमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को प्लान करती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन, है ना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है पैसा लगाना, किसी भी चीज में पैसे को क्या करना, लगाना, है ना। और अगर इसी के आगे हम डिस जोड़ देंगे तो इसका ये नेगेटिव बन जाएगा। जब हम पैसे को, अपने पैसे को, जो पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी, उसको हम जब वापस निकाल लेंगे, है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, उस टर्म को हम बोल देंगे डिसइन्वेस्टमेंट। तो एक तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट है। तो नो डाउट यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो पहला वाला बन जाएगा आपका, ये वाला, रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ में आपको डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में, है ना, और समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट वाला। ठीक है, और लिबरलाइजेशन को मैं आपको वैसे समझाऊं या मतलब नहीं मेरे को, अच्छा लिबरलाइजेशन का मतलब वैसे एक बार मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि मतलब क्या है कि आपकी मतलब क्या है कि आपको लिबर्टी देना, आपको थोड़ा लिबरेशन देना। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके जो लाइसेंस हैं, है ना, गवर्नमेंट क्या क्या किया, एलपीजी जो पॉलिसी आई थी 1991 की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया था। लिबरलाइजेशन का मतलब तब उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में ये था कि जो लाइसेंस लेने पड़ते थे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, पहले पहले बहुत ज़्यादा, मतलब पहले बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती थी। किसी भी अगर बिजनेस को ऑपरेट करना है तो उसे बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, कुछ कोटाज होते थे, कोटाज इन द सेंस की कुछ लिमिट रहती थी कि आप इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, इतना ही माल इंपोर्ट कर सकते हो, कुछ परमिट लेने पड़ते थे, है ना। तो बहुत सारी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस थी गवर्नमेंट की। ये क्यों थी, ये बस इस वजह से थी कि आफ्टर 1947, है ना, आफ्टर 1947 हमको ये पता था कि हमारा जो देश था वो 1947 में आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। तो उसके बाद हमने क्या किया था, अपनी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो इकोनॉमी थी, अपने देश की जो इकोनॉमी थी, उसको हमने बंद कर दिया था, हमने उसको क्लोज कर दिया था। क्लोज मतलब इन द सेंस कि बाहर का कोई भी इन्वेस्टर आके हमारी इकोनॉमी में नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ना तो एफडीआई कर सकता है और ना
FII कर सकता है या FPI, है ना। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स रहते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि कुछ मेथड रहते हैं कि जब बाहर का कोई इंसान किसी दूसरी कंट्री, मतलब एक देश का इंसान किसी दूसरी कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट करता है तो कुछ रूट होते हैं इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो हमारे देशवासियों ने क्या, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, पूरी इकोनॉमी क्लोज हो गई थी। तो 1991 के टाइम पे कुछ क्राइसिस हुए थे, है ना। और उस टाइम पे फिर हमने ये LPG पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तब जाके हमारी चीज़ें कुछ सुधरी। जी हम पढ़ेंगे, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम मुझसे बोलोगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये। आगे देखते हैं, आगे है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब वो क्या कह रहा है इस वाले में, इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा, है ना, ऐसा कौन सा कारण नहीं है जो इम्पैक्ट डालता हो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस पे ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे। ठीक है, अब गवर्नमेंट पॉलिसी जब चेंज होती है ना, आपको पता है जब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो बिजनेस पे कोई ना कोई फर्क पड़ता ही है ना। तो इसमें से ऐसा कौन सा इम्पैक्ट नहीं है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने से कंपटीशन इंक्रीज होगा, हो सकता है ना। कि मान लो आज की डेट में उतने डिमांडिंग कस्टमर नहीं है ना, और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो जाए तो डिमांड बढ़ जाए किसी प्रोडक्ट की, तो उससे क्या होगा, उससे फिर बाजार में और ज़्यादा कंपटीशन पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो कि गवर्नमेंट ने मान लो चलो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आज, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन उन्होंने ऐसा लगा दिया कि भाई जो जो ई-कॉमर्स वाले हैं ना, वो एक लिमिट में ही क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कुछ इनका टर्नओवर फिक्स कर दिया कि साल का आप इतना ही लिमिट में बेच सकते हैं। तो क्या इससे लोकल प्लेयर्स को फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो लोकल बिजनेसमैन होंगे या लोकल बायर्स और लोकल सेलर्स होंगे, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जब यहाँ से इंसान जो खरीद रहा है ई-कॉमर्स से, और किसी इंसान को ज़रूरत है किसी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, तो अब क्या करेंगे, अब जब डिमांड होगी बाजार में तो सप्लाई तो अपने आप होगी, है ना। सप्लाई तो देनी पड़ेगी ना उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और सप्लाई देने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर नए नए प्लेयर्स बाजार में उतरेंगे, मतलब कि कंपटीशन बढ़ेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा है आपका मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, जहाँ ये हो सकता है कि अगर आपकी कोई पॉलिसी चेंज हो रही है तो डिमांडिंग कस्टमर बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला आपका मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ से है कि अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज होती है तो हम अपनी जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसमें तो कोई ना कोई बदलाव कर दें, है ना। तो हमने ये सब पढ़ा है मार्केटिंग में, आपने बहुत सारी वो पढ़ी होंगी कि उनकी क्या क्या, जैसे जैसे मार्केटिंग की जो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, जैसे प्रोडक्शन कंसेप्ट था, है ना, पहले प्रोडक्ट कंसेप्ट था, फिर प्रोडक्शन कंसेप्ट आया, नहीं सॉरी, पहले प्रोडक्शन आया, फिर प्रोडक्ट आया, फिर सेल्स कंसेप्ट आया, फिर मार्केटिंग कंसेप्ट आया, फिर सोसाइटल कंसेप्ट आया। तो ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। एक अगला पॉइंट है यहाँ पे, चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। भाई एग्रीकल्चर प्राइसेस नो डाउट इसका ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइसेस को चेंज होने में गवर्नमेंट पॉलिसी का कोई योगदान नहीं है ना। कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो एग्रीकल्चर के प्राइसेस में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंज हो जाए। मोर ओवर ये ऐसा होता है कि लाइक ये तो चीज़ें ऑलरेडी बहुत से ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं जिसमें चीज़ें एकदम फिक्स रहती हैं प्राइसेस, है ना। वो MSP होता है फैक्टर, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। ये जो गवर्नमेंट है ये वादा करती है कि लाइक हम एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, लेट सपोज कि आपका शुगर केन हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, वो जब फार्मर से लेंगे तो उन्हें पर कुंटल
इतना एमएसपी तो दे ही देंगे। ये वाला भी एक टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट में वैसे तो, और आपके सिलेबस में होगा तो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा। ठीक है, आगे अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कंसर्न विथ। अब जीडीपी किससे कंसर्न करेगा? क्या ये सोशल एनवायरनमेंट से कंसर्न करेगा, क्या ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से कंसर्न करेगा, इकोनॉमिक से करेगा, लीगल से करेगा? आप बताइए किससे करेगा, जरा सोचिए किससे कर सकता है। तो सोशल से नहीं होगा, ठीक है, लीगल से भी नहीं होगा, पॉलिटिकल से भी नहीं होगा। आंसर क्या बन जाएगा आपका? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम किस किस को कंसिस्ट करेंगे, किस किस चीज़ों को ले सकते हैं? जीडीपी को ले सकते हैं, आपका इनकम लेवल को ले सकते हैं, ठीक है, इनकम लेवल एंड नेशनल लेवल पे भी ले सकते हैं और पर कैपिटल लेवल पे भी ले सकते हैं। ठीक है, और आपकी फिस्कल पॉलिसी हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इंडस्ट्री पॉलिसी हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके किसका पार्ट बन जाएंगी? ये सब पार्ट बन जाएंगी आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो मैं चीज़ें जो पॉइंट बताता हूँ उसको आप नोट कर लीजिए करिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से आपके क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं। अभी जीडीपी का एग्जांपल दे दिया है ना, लेट सपोज अगर इनकम लेवल का एग्जांपल दे देगा तो उसमें भी ऑप्शन क्या बनेगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही बनेगा। फिस्कल पॉलिसी का दे देगा तो उसमें भी एनवायरनमेंट क्या बनेगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही बनेगा। मॉनेटरी पॉलिसी दे देगा तो उसमें भी ऑप्शन यही बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन उसके अलावा जो मैं साइड में जो चीज़ें बता देता हूँ ना उसका भी ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, अगला कर देखते हैं क्वेश्चन। अगला है द ट्रेंड ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस हैज क्रिएटेड अ डिमांड फॉर प्रोडक्ट लाइक जिम्स, बॉटल मिनरल वाटर एंड फूड सप्लीमेंट एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अब भाई आप देख रहे होंगे आजकल हेल्थ और फिटनेस को लेके काफ़ी चीज़ें ट्रेंडिंग में आती हैं और काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना, कि लोग वक्त जिम जाने लगे हैं, है ना, और मिनरल वाटर ही ले रहे हैं, है ना, फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। आजकल ये बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, है ना। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये किसके एनवायरनमेंट के अंडर आएंगी? बिजनेस के कौन से एनवायरनमेंट के अंडर आएगी? क्या ये सोशल होगी? क्या ये सोशल एनवायरनमेंट में आएगी? क्या ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगी? क्या ये लीगल एनवायरनमेंट में आएगी? क्या ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगी? बताइए। तो मैंने एक चीज़ बताई थी सोशल एनवायरनमेंट में, अभी अभी ऊपर बताई थी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। ये काय में आएगा? आपका सोशल एनवायरनमेंट में आएगा। तो ये क्या टेस्ट है? एक तरीके से प्रेफरेंस है, आज इस चीज़ की है कल किसी और चीज़ की बदल देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? इसका आंसर बन जाएगा आपका सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला है आपका सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल बिजनेसेस, है ना। अब सब्सिडी दे दी, किसको दे दी है? कॉटन टेक्सटाइल बिजनेसेस को सब्सिडी मिली है। सब्सिडी का मतलब आपको पता होगा क्या होता है वैसे। जैसे आप जब घर का एलपीजी लेते हैं, एलपीजी मतलब सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे मैं एलपीजी की बात कर रहा हूँ, वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी मतलब आपका घर का गैस सिलेंडर। ठीक है, तो आप जब गैस सिलेंडर लेते हैं तो आपको क्या मिलती है? सब्सिडी मिलती है ना सरकार की तरफ से। अब तो खैर काफ़ी कम कर दी है गवर्नमेंट ने, है ना। पहले तो 350-400 रुपये लमसम आते थे, अब तो पता नहीं कितने आते हैं, मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, बट काफ़ी कम आते हैं। आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये भी नहीं पता, बट तो इसमें क्या करती है सरकार? आपको देती है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब यहाँ पे ये होता है लाइक कि जितने की कॉस्ट है, लाइक कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, लेट सपोज करो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ एलपीजी का, कि गैस सिलेंडर मान लो सपोज करो 1000 रुपये का है, 1000 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है। किसको? 1000 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है आपको
₹1000 की जो कॉस्ट पड़ रही है वो आपकी पड़ रही है, सपोज करो BPCL को। एंड व्हाट इज BPCL? इट इज़ ए महारत्न कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। अब जब इसको कॉस्ट पड़ रही है तो जी कस्टमर से कितने चार्ज करेगा? कस्टमर से कम लेट सपोज 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ही चार्ज करेगा, तो कस्टमर को जी मिलेगा कितने का? या फिर मैं ये समझता हूँ कि रेट टू डेट भी चार्ज कर रहा है तो ₹1000 तो कस्टमर से चार्ज करेगा, है ना। बट इस केस में क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, आपको सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। अब क्या करेगी, है ना, अब गवर्नमेंट कहेगी BPCL से कि साहब आप जो कस्टमर को है ना जी सिलेंडर दो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये का। बोलेगा BPCL बोलेगी सर हमारा तो इसमें नुकसान है अगर हम 700 रुपये का करेंगे तो बोलेगी नहीं आपका कोई नुकसान नहीं, आप 700 में दें और बाकी के जो 300 रुपये हैं वो आप हमसे ले लें। तो 300 रुपये आपकी जो सिलेंडर के हैं वो गवर्नमेंट उन BPCL को पे करेगी। तो इस तरीके के कंसेप्ट को हम कहते हैं सब्सिडी। ये सब्सिडी का कंसेप्ट आपने उसमें भी सुना होगा, लाइक कि अभी जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के CM है, उनकी गवर्नमेंट चल रही है ना दिल्ली में, तो वहाँ पे क्या होता है आपने देखा हो, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री है। इलेक्ट्रिसिटी फ्री है लगभग 200 यूनिट तक, अप टू 200 यूनिट्स तक। तो ये 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी वो दे कैसे रही है भाई बिजली कंपनियां? आपने कभी सोचा ये? तो 200 यूनिट वो फ्री दे नहीं है, वो आपके लिए तो फ्री है, वो आपको गवर्नमेंट दे रही है फ्री, बट 200 यूनिट्स जो हैं उसका जितना भी कॉस्ट है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डायरेक्ट बिजली कंपनी को पे कर रही है, ठीक है, और आपसे कोई भी वो चार्जेस नहीं ले रही। तो इस तरीके के कंसेप्ट को हम बोल सकते हैं सब्सिडी, ठीक है। तो अब जो सब्सिडी जो दे रही है गवर्नमेंट, जिस क्वेश्चन में हमने देखा है ना, थोड़ा क्वेश्चन की उसमें थोड़ा ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाता हूँ, चलिए कोई नहीं, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि अब भाई डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं आएगा ना। सपोज करें ये क्वेश्चन नहीं बने, कोई और सब्सिडी या कोई और टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए रिलेटेड, कुछ और एग्जांपल उठा के क्वेश्चन बना दे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत इधर उधर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई सब्सिडी मिल रही है अगर किसी कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस को, तो जी कैसा वो है एनवायरनमेंट, क्या ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, क्या ये लीगल एनवायरनमेंट है, क्या ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, क्या ये सोशल एनवायरनमेंट है। देखो भाई सोशल एनवायरनमेंट तो बनेगा नहीं, ठीक है, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी नहीं बनेगा। इतना तो आपको अब ऊपर से अब तक 8 क्वेश्चन हो गए, इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। अब नो डाउट इन दोनों में बच्चों को क्या रहता है कि या तो ये लीगल है या ये पॉलिटिकल है, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका पॉलिटिकल। वो मैं बता देता हूँ कि क्यों बनेगा। पॉलिटिकल इस वजह से बनेगा कि जो सब्सिडी देने की जो ताकत है वो क्या है, वो आपकी गवर्नमेंट के पास है ना, है ना। और लीगल एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ आपके ऊपर कोई ना कोई लाइक लॉ के हिसाब से कोई रिस्ट्रिक्शन हो, है ना, लॉ आपको कोई ना कोई चीज़ करने को फोर्स कर रहा हो, है ना, तो वो लीगल एनवायरनमेंट के तहत आएंगे। बट यहाँ पे जो जी है सब्सिडी देना किसी को, है ना, जैसे फार्मर्स के बिल माफ़ कर देना, तो जी किस में आएगा, जी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया है ना दिल्ली वाला, वो काहे में आएगा, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा, वो आपका लीगल एनवायरनमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना कि इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, बट फिर भी चीज़ें ये है कि इसमें जो आएगा वो आंसर क्या बनेगा आपका, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनेगा। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे और भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में किस किस तरीके की चीज़ बन आ सकती है, जैसे है ना कि इसमें बन सकते हैं जैसे कि अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कुछ पावर से रिलेटेड बात कर रहा हो, है ना, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगी, ठीक है। एटीट्यूड किसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का चेंज हुआ हो, है ना, जैसे डिमोनेटाइजेशन में का अगर कोई एग्जांपल लेके चले तो वो किस में आ जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ पॉलिसी चेंजेस किए हों, है ना, तो वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल मैटर करता है कि वो किस चीज़ के बारे में बात करता है, ब्रॉड एंगल से सोचना पड़ेगा हमें थोड़ा। ठीक है, चलिए। एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, आपने तभी वो देखा है कभी कि लाइक के कभी किसी एल्कोहलिक बेवरेजेस का एडवर्टीजमेंट देखा हो? अल्कोहलिक बेवरेजेस यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे लाइक वाइन, विस्की, वाइन, एक मिनट, विस्की, विस्की, वाइन, रम, ये सब चीज़ें होती है ना लाइक एल्कोहलिक बेवरेजेस, है ना। तो कभी इसका एग्जाम वो देखा है एड? तो आप कहेंगे कि सर मैंने, बहुत से लोग सोचेंगे कि उन्होंने देखा है, लाइक टीवी पे भी आता है ना। उसका आता है ना लाइक ब्लेंडर स्प्राइट का, हैव आई मेड इट लार्ज, ब्लेंडर स्प्राइट का आता है, या फिर रॉयल चैलेंजर्स का आता है ना, इस तरीके का आता है लाइक, है ना। तो वो डायरेक्ट उसका एड नहीं दिखा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये, जैसे आज की डेट में मार्केटिंग चल रही है आपकी, जैसे आपने देखा होगा अभी वो इश्यूज वगैरह चल रहे थे लाइक कि अब कंपनी क्या करती है, अपना जो पान मसाला है उसको बेचने के लिए वो उसका डायरेक्ट ऐड ना दे के वो किसका ऐड दे रही है, इलायची का ऐड दे रही है। बट सबको पता है कि वो ऐड किसका करना चाह रही है, पान मसाला का करना चाह रही है। ऐसी बहुत सी कंपनीज क्या हैं, अपने जो बेवरेजेस हैं, अल्कोहलिक बेवरेज है जैसे शराब वगैरह के ऐड देना चाहती हैं, बट वो देती नहीं है ना। बट वो इनडायरेक्टली दे देती हैं, किसकी तरीके से, कि वो अपनी कंपनी के क्या सोडा का ऐड दे रही हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा एक इम्पीरियल ब्लू का ऐड आता है, मैन विल बी मैन। तो वो वहाँ पे वो कैसेट सीडी का ऐड नहीं देना चाह रहे हैं अपनी, वो देना वो शराब का ही ऐड देना चाह रहे हैं, बट वो एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से वो उस तरीके का ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट ना दे पाना किसी अल्कोहलिक बेवरेजेस का ये प्रोहिबिटेड है, मतलब मना ही है, साफ साफ मना ही है, ये काम आप कर ही नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल क्या है, मैंने अभी ऊपर बताया कि जब किसी चीज़ में, मतलब किसी चीज़ का बिल्कुल प्रोहिबिशन हो, रिस्ट्रिक्शन हो, तो उस केस में आपका जो वो बनेगा, आंसर बनेगा, वो लीगल एनवायरनमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ही आपको किसी न किसी चीज़ से प्रोहिबिशन लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, ना इकोनॉमिक बनेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलें आगे। एक तो बोलते बोलते थोड़ा वो हो जाता है। अगला देखते हैं। ठीक, अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इसमें से सोशल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? अब बताइए, सोचिए। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी में क्या कर दी है हमने, मनी की सप्लाई कर दी है जी। कैसा एग्जाम्पल बनेगा वैसे? अपने मेरे को कमेंट बॉक्स में पढ़ के बताना कि अगर ये क्वेश्चन में होता मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्या बनेगा इसमें? सबके एग्जाम्पल के मेरे को लिख लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं कि इस एक तो इसका बताना है आपको, एक इसका बताना है, और एक इसका बताना है, क्योंकि ये तो इसका आंसर हो ही गया। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या है? आपकी फैमिली की कंपोजिशन। ठीक है, ओके, ठीक है, अगला चलें। चलो, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट थ्रू इंटरनेट फ्रॉम होम और ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ का एग्जाम्पल है साहब? बुकिंग करना अपनी, उसकी रेलवे टिकट की बुकिंग करना। बताओ, सोचो, क्या का बनेगा? टेक्नोलॉजी का बनेगा, इकोनॉमिक का बनेगा, पॉलिटिकली का बनेगा, एंड का बनेगा? तो इसका नो डाउट जो आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा, कोई भी बता देगा, बहुत ईजी का है, ये है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आपका आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक होगा नहीं, पॉलिटिकल होगा नहीं। ठीक है, चले आगे। गिविंग फ्रीडम टू इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज and industry from all unnecessary government controls and restriction is an example of, है ना। अभी हमने आपको बताया था,
हमने अब ऊपर डिस्कस किया था ना कि लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। तो मैंने आपको बताया था कि साहब लिबरलाइजेशन का जो मतलब है वो यही है। बताया था नहीं बताया था कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऊपर मैंने आपको समझाया था ना कि आपको क्या देना है जी, एक मिनट, आपको दे रहे हैं जी गिविंग फ्रीडम टू इंडियन बिजनेस। अगर हमने किसी इंडियन बिजनेसेस को या इंडस्ट्रीज को किसी गवर्नमेंट कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन से आज़ादी दे दी है, तो मैंने बताया था एलपीजी पॉलिसी जब आई थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने अपना एक्सेसिव जो कंट्रोल था उसको हटाया था, कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस थे तो उनको हटाया था। तो जी क्या वो बन जाएगा आपका, इसका आंसर बन जाएगा लिबरलाइजेशन। ठीक है। रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज ड्यू टू, भाई अब रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सपोज करो मैं एक एग्जांपल देख के चलता हूँ। देखो 1991 की जब पॉलिसी आई थी एलपीजी, तो उसका एल का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पी का मतलब था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि लाइक कि गवर्नमेंट का जिसमें भी वो था शेयर, उस टाइम पे क्या होती थी, सबरी ज़्यादातर क्या होती थी, गवर्नमेंट कंपनीज होती थी, है ना। तो गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी होती थी कि जिसमें गवर्नमेंट का ही शेयर होता था। उस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल कि लाइक 100% शेयर वाली कंपनी थी गवर्नमेंट। अब तो ये है ना कि लाइक कि 51% अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है ना। तो अब क्या था कि पूरी की पूरी वो ऑक्यूपाइड थी, वो गवर्नमेंट द्वारा संचालित थी पूरी वो कंपनी। तो जब ये एलपीजी पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने कुछ जो शेयर था है ना उसको डाइल्यूट कर दिया। मतलब जब लेट सपोज कि किसी कंपनी में जहाँ पे उनकी 100% की शेयर था तो उन्होंने वो अपना जो शेयर था उसको कट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट भी इसी को कहते हैं। लेट सपोज उन्होंने 30% शेयर कट कर दिया, तो 30% जो शेयर था उन्होंने क्या कर दिया, उसका पैसा अपना मतलब वापस ले लिया, है ना, है ना, इन्वेस्टमेंट अपना खींच लिया। और ये फिर किसको ऑफर कर दिया, ये प्राइवेट प्लेयर्स को ऑफर कर दिया कि आप भी अब क्या कर सकते हैं, आप इन कंपनीज में, इन बिजनेस में अब अपना पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके से, क्या बोलेंगे इसको हम, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ओके। तो इसका इधर आंसर क्या बन जाएगा कि जब रिडक्शन हो किसका, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का रोल अगर किसी चीज़ में कम होने लग गया है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इज कंसर्न विथ, अब क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, उस टाइम पे क्या हुआ था कि लाइक एक्सपोर्ट गवर्नमेंट वैसे तो मोस्टली क्या होती है, एक्सपोर्ट को ही प्रमोट करती है। क्यों करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमको क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मौका मिलता है। और इंपोर्ट से क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को अपने किसी देश से इंपोर्ट करने हैं कुछ प्रोडक्ट को, तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें कमी आती है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पैसा जो देने पड़ रहा है वो फॉरेन एक्सचेंज में ही देना पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो एक्सपोर्ट को जब हम बढ़ावा देंगे तो हम क्या करेंगे कि हम अलग अलग कंट्रीज में अपने को क्या करेंगे, ग्लोबलाइज करेंगे। अपने जो प्रोडक्ट है, बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग कंट्रीज में क्या करेंगे, वो ग्लोबलाइज करेंगे और वहाँ जाके वो अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा आपका ग्लोबलाइजेशन, ना तो आपका लिबरलाइजेशन बनेगा, है ना प्राइवेटाइजेशन बनेगा। ठीक है ना। एक बार तो मैं ग्लोबलाइजेशन को और भी समझा देता हूँ, एल समझा दिया, पी समझा दिया, तो ग्लोबलाइजेशन को भी एक बार समझा देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि लाइक कि हम इसको ऐसे ऐसा कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इंटरनेशनल इकोनॉमी, है ना। हम इसको कह सकते हैं कि लाइक कि हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये हो जाता है कि आपकी जो स्टेट बाउंड्री है, स्टेट बाउंड्री इन द सेंस आपकी जो कंट्री की बाउंड्री है, उससे बढ़कर उसके आगे जाके आप क्या करोगे, अपना बिजनेस करोगे। तो इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जो स्टेट बाउंड्री थी वहीं तक आप काम ना करके आप क्या करोगे, ग्लोबली काम करोगे।
तो कह सकते हैं हम कि जो हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी थी, डोमेस्टिक इकोनॉमी अपनी स्टेट बाउंड्री तक की, उसको हमने क्या कर लिया है, इंटीग्रेट कर दिया। उसमें हमने इंटरनेशनल इकोनॉमी को भी इंटीग्रेट कर लिया है, इंटरनेशनल बाउंड्री को भी इंटीग्रेट कर लिया। पहले जो आप धंधा कर पा रहे थे वो अपने देश तक कर पा रहे थे, अब आपने मान लो किसी दूसरे देशों में धंधा चालू कर दिया है, तो आपका जो धंधा करने का जो दायरा है वो बढ़ गया है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अगला चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट क्रिएट्स फियर इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब भाई किसी को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके दिमाग में क्या डर बना रहता है जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं या करने से डरते हैं। तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से है, क्या ये लिबरलाइजेशन की वजह से है, क्या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से है, या नन ऑफ दीज। इसका आंसर जो बन जाएगा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, है ना। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि हम ये कहें कि कोई भी गवर्नमेंट क्या है, स्टेबल नहीं है ना, है ना। अब जैसे अब हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है इस समय, मोदी जी हमारे पीएम है, तो अब ये गवर्नमेंट क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट है। स्टेबल गवर्नमेंट मतलब क्या है कि 5-5 साल में जब इनका टाइम आता है इलेक्शन का, तभी इलेक्शन हो रहे हैं, है ना। अनस्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि इलेक्शन तो हुए, गवर्नमेंट भी चुन के आई, बट क्या हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत क्या किया कि जो एमपी सेलेक्टेड एमपी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजाइन दे दिया, है ना। रिजाइन देना इन द सेंस कि पूरी की पूरी कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया और कॉन्फिडेंस दिखाने से मना कर दिया। जो भी चुना हुआ आपका प्रधानमंत्री था, है ना, तो वो आपका वो सिविक्स वाला पार्ट हो जाएगा, उसमें नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ठीक, इसी से इन्वेस्टर घबराता है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में क्या नहीं डालता, हाथ नहीं डालता। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्स बाय द गवर्नमेंट। अब एक चीज बताओ कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्या टैक्स को इंक्रीज करने के प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। भाई प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा नहीं, इतना तो हम सबको ही पता है, अकाउंट्स तो हमने सबने पढ़ी है, और किसी ने नहीं भी पढ़ी होगी तो भी अगर कोई बच्चा होगा जो फाइनेंस अकाउंट वाला जो चैप्टर 11वीं में पढ़ रहा होगा, इतना तो उसे भी पता होगा कि साहब प्रॉफिट तो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, बल्कि प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे कम होगा अगर टैक्स बढ़ता है तो। ठीक है, क्रिएट्स फियर इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। क्रिएट्स फियर मतलब इन्वेस्टर्स के माइंड में फियर आ सकता है, ये एक पॉइंट बन सकता है। बाकी अभी और ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकते हैं, और इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिले। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पूछो कैसे, यही ऑप्शन बनेगा इसका। पूछो कैसे, अगर आपको भी पता है कि अगर आपने कोई 4 रुपये लगाए हैं COP पे, COP मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में 4 रुपये आपकी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। और उसके अलावा आपको फिर मान लो गवर्नमेंट को 2 रुपये देने पड़ रहे हैं एज अ टैक्स, है। तो ये जो टैक्स की वैल्यू है, ये आप किससे लेते हो, एंड कंज्यूमर से ही तो लेते हो, है ना। एंड कंज्यूमर ही तो भुगतता है। तो कहने का मतलब ये है कि एंड कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट कितने का पड़ा, 6 रुपये का पड़ा। तो कहने का मतलब जो COP 4 की थी वो अब COP कितने की हो गई, 6 रुपये की हो गई, जस्ट बिकॉज के टैक्स के रेट बढ़ गए या टैक्स लग गया उस पर, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें इससे बेटर C ऑप्शन से मतलब B ऑप्शन से बेटर यहाँ पे C ऑप्शन मिल गया, अगर B से बेटर नहीं मिलता तो फिर हम एक तरीके से B वाले ऑप्शन पर मार्क कर सकते थे अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन हमको मिला है वो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट विल, अगर कंपटीशन इंक्रीज हो जाए मार्केट में तो क्या होगा, अगर कंपटीशन इंक्रीज हो गया, कंपटीशन की क्या है, सपोज करो परफेक्ट कंपटीशन वाली स्टेट है तो उसमें तो कितने भी नंबर ऑफ बायर और कितने भी नंबर ऑफ सेलर्स आ सकते हैं। तो चलो कंपटीशन बढ़ गया तो क्या होगा,
कंपटीशन बढ़ने से, चलो पहले देखते हैं क्या प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस होगा, ये पॉइंट हो सकता है। चलिए आगे पहले और ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज द प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट तो इंक्रीज नहीं करेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो बहुत सारे सेलर हो जाएंगे, है ना भाई, पर बायर तो एक लिमिट तक लिमिटेड ही रहेंगे ना। तो प्रॉफिट तो बल्कि आपका कम होगा यहाँ पे। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपका कंपटीशन बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है भाई, जो आप प्रोडक्ट जिस हिसाब से बना रहे थे वो उस हिसाब से ही तो बनाओगे। हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप प्रोडक्ट थोड़ी ना चेंज कर दे रहे हो कंपटीशन बढ़ने से, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। इंक्रीज द टैक्स, टैक्स बढ़ेगा नहीं, कंपटीशन का टैक्स से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टैक्स तो सबको देना पड़ रहा है ना एक फिक्स्ड रेट से, वो चाहे आप कंपटीशन बढ़े चाहे नहीं बढ़े, टैक्स तो आप ऑलरेडी दे रहे हो। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि जो आपके कस्टमर्स हैं वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे, और जब मूव ऑन करेंगे तो आपकी जो सेल्स होगी, आपका जो टर्नओवर होगा वो कम हो जाएगा, और जब सेल्स टर्नओवर कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। चेंजेस इन द फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, अगला है, अगले क्वेश्चन देख रहे हैं। चेंजेस इन द फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर बिल शिफ्ट द मार्केट डिमांड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वंस, ये बन सकता है, ठीक है। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैशन और टेस्ट चेंज हो गया कंज्यूमर का, तो वो तो वैसे भी चेंज हो गया ना भाई, आपका जो प्रोडक्ट था वो तो ऑलरेडी है ही है ना। अब जैसे मैं ये कहूँ कि नोकिया था, है ना, नोकिया के फ़ोन आते थे, मैं आपको एग्जांपल दूँ तो नोकिया ने क्या किया था साहब, नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया था, अपडेट नहीं किया था, नोकिया ऑलरेडी क्या पे चल रहा था, विंडोज़ पे चल रहा था, है ना। और बाकी के जो सब फ़ोन थे, सैमसंग हो गया या अदर कंपनीज हो गए, उन्होंने क्या कर लिया था, एंड्रॉयड को ऑप्ट कर लिया था। तो ये जो बना रहा था वो तो बना ही रहा था, तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी ना इंक्रीज हुआ था उस सब चीज़ों से। अगर मार्केट में कोई चीज नहीं आ गई, ये तो अपने प्रोडक्ट जो बना रहे हैं बना ही रहे, फैशन चेंज हो गया या टेस्ट चेंज हो गया कंज्यूमर का, है ना, वो एंड्रॉयड की तरफ बढ़ने लग गए, तो इनका तो वही रहा ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं बन सकता। इंक्रीज द प्रॉफिट, भाई फैशन और टेस्ट ऑफ कंज्यूमर का चेंज हो गया है तो इन प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं बन सकता। इंक्रीज द सेल, अब अगर यहाँ पे बोलता कि अगर चेंज इन द फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर विल फेवर अ कंपनी हु अडॉप्ट दीज चेंजेस, तो उस केस में हम कह सकते थे कि उसकी इंक्रीज चेंज, उसकी सेल इंक्रीज हो सकती है, पर यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला नहीं है ना। तो उसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा कि भाई जो मार्केट में जो डिमांड है किसी एक प्रोडक्ट की जो थी, अब वो नए प्रोडक्ट की ओर मूव ऑन करेगी। ये ऐसे ही यही सेम केस है आपका नोकिया, और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैमसंग की। भाई सैमसंग ने टाइमली क्या किया था, एंड्रॉयड को अडॉप्ट कर लिया था, बट नोकिया क्या बोला, नोकिया बोला नहीं, हम तो अपने विंडोज़ पे ही वर्क करेंगे, विंडो वाले फ़ोनों को चलाएंगे, और वो जो पुराने जो फ़ोन आते थे उन्हीं पे काम करेंगे, है ना। तो क्या करा था, सारी की सारी जो आपके जो कस्टमर थे वो मूव ऑन होने लग गए थे, कोई सैमसंग पे पहुंच गया, कोई उस टाइम पे माइक्रोमैक्स वगैरह इस तरीके की कंपनियां रहती थी, तो वो उन सब पे मूव ऑन होने लग गए। तो ये उसी का एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल जो आंसर बन जाए वो बन जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, चीज़ें मेरी स्लो हैं, तो देखो यार मेरा एक उसूल है, मैं पढ़ाता हूँ तो फिर ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, और फिर मेरे पास ये भागा दौड़ी नहीं होती है ना। तो आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, तो आप क्या करिए आप वो उसको फास्ट पे लगा के देख लीजिए करके वीडियो, ठीक है। अगला देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन इन रिजल्ट इन, भाई कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए हैं, इनोवेशन हुए हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर में डे बाई डे चेंज होते रहते हैं, आईटी के जो प्रोडक्ट है, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन में रिडक्शन होगा, प्रॉफिट मार्जिन में रिडक्शन होगा, या टैक्स में इंक्रीज होगा, या फिर रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट। भाई अगर आपका कोई प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो आपने डेप्रीसिएशन पढ़ा है ना, डेप्रीसिएशन चैप्टर, तो क्या कहता था डेप्रीसिएशन चैप्टर में, जब उसकी थ्योरी पढ़ी थी तो क्या कहता था कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहा है
या इनोवेशन हो रही है तो प्रॉफिट मार्जिन से तो इसका कोई मतलब नहीं है, टैक्स से भी इसका कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे, वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन की थ्योरी में क्या कहते थे, यही तो कहते थे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं वो क्या हो जाती थी, वो ऑब्सोलीट हो जाती थी। क्यों हो जाती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट या इनोवेशन हो गया है आपकी एग्जिस्टिंग मशीन्स में। ठीक है, अगला देखें। अगला है इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रुपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रुपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, इसमें बनेगा, आप बताइए क्या ये सोशल बनेगा, पॉलिटिकल बनेगा, इकोनॉमिक बनेगा या नन ऑफ दिस। इसका आंसर बन जाएगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशल बन नहीं सकता, पॉलिटिकल बन नहीं सकता। पॉलिटिकल कभी भी नेचर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इसमें इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये जो रुपी का बढ़ना घटना वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर है ना। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कभी भी डिमांड और सप्लाई को बहुत छोटे लेवल पे तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, बट ब्रॉड एंगल पे नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ये शायद से लास्ट क्वेश्चन था, दोबारा छप गया है। ठीक है, तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर जो बन जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता दूं आपको, मैंने आपको नंबर दे दिया, आपको नोट्स वगैरह और पीडीएफ वगैरह चाहिए और या फिर ग्रुप में आपको मैं ऐड ऑन कर लूँगा। अगर आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट ही करना है और कुछ मत करना। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें शेयर कर सकते हैं, हमें आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैंने डाली नहीं है यहाँ पे वो ये है कि आप कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा या बुरा आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट दीजिए, बुरा लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एप्रिसिएशन दोनों चीज़ों से मिलता है इंसान को। ठीक है, मोटिवेशन इंसान को दोनों चीज़ों से मिलता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।